Welcome to Ignovala. This assignment is developed by Ignovala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many solved samples question paper for various IGNO courses. Now let's start studying the assignment for MHD 11 हिंदी कहानी। इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। श्रेणी में का है, वह चीफ के कमरे से निकलकर अपने काम पर लौटा तो मिस्त्री पास बिठाकर समझाने लगा, इस दुनिया में सबसे मेल जोल रखकर चलना पड़ता है। नदी किनारे घास पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर उठ खड़ी हो जाती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के समान अड़ते हैं और टूट जाते हैं। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिक टैंक पर कर दी है, बड़ा सख्त काम है। अब भी साहब को खुश कर सको तो बदली रुक सकती है। इसका उत्तर संदर्भ यह है कि प्रस्तुत गद्यांश शेखर जोशी की कहानी बदबू से लिया गया है। किससे लिया गया है? बदबू से। शेखर जोशी की कहानी बदबू जो है वो युगीन संबंधों को प्रकट करती है, जिसमें पूंजीवाद सामंत मानसिकता को दिखाया गया है। व्याख्या करते हैं इसकी। कारखाने में बीड़ी ने पीने के नियम पर बुद्ध के अफसरों को टोकता है। चीफ उसे अपने कमरे में बुलाकर उसे दबे शब्दों में धमकी देता है कि ऐसा मत करो। जो मिस्त्री उसे समझाता कि तुम युवा हो, दुनियादारी नहीं समझते हो, इस दुनिया में सबके साथ मेल जोल रखकर ही चलना उचित है। जीवन जीने के लिए अनेक बार गलत बातों को अनदेखी करनी पड़ती। फिर वह उदाहरण देता है कि नदी किनारे की घास झुकने के कारण बहाव में नहीं बहती, किंतु पेड़ टूट जाते हैं। तुम्हारे विरोध के कारण तुम्हें कास्टिक टैंक जैसे खतरनाक काम पर लगा दिया गया। यदि साहब को मना लो तो तुम्हारा काम बदलने से रुक सकता है। अब विशेषता क्या है? विशेष एक, समाज में शक्तिशाली का वर्चस्व को दर्शाया गया है। सामान्य व्यक्ति समझौता करके ही जीवन जी सकता है, इसकी अभिव्यक्ति है। अफसरशाही का चित्रण है। भाषा बोलचाल की है। अभी श्रेणी में गा आता है, जिसमें है राजनीतिक हमजोलियों के बीच उसने घोषणा कर दी कि मैंने दहेज नहीं लिया और एक गरीब लड़की का उद्धार किया है। वह अपनी इस गप पर मुग्ध होता और अकस्मात दहेज प्रथा के विरुद्ध संक्षिप्त भाषण करने लगता है। वह कहता है, भारतवर्ष में नवयुवकों को बाल विधवाओं और विभिन्न कुमारी कन्याओं का उद्धार के लिए आगे बढ़कर महानता की मिसाल कायम करनी चाहिए। मुझे देखिए, मैंने तो दुखियारी की जिंदगी संवार दी। मेरी बीवी सावित्री आज सुखी और मेरा एहसान मानती है। संदर्भ इस प्रश्न का यह है कि यह गद्यांश अखिलेश की कहानी बायोडाटा से लिया गया है। इसमें यह बताया गया, राजदेव राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए गरीब लड़की का उद्धार करने का झूठ फैलाता है, जबकि सच बात यह कि उसका विवाह उम्र बढ़ने और शारीरिक व्याधियों के कारण कठिनाई से होता है। राजनीति में किस प्रकार स्थितियों को तोड़ मड़ोड़ कर जनता को मूर्ख बनाया जाता है, इसका वर्णन है। तो इसमें व्याख्या किया, राजदेव मिश्र का विवाह बिना दहेज के एक गरीब लड़की से होता है। इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अपने हमजोलियों के बीच वह स्वयं को उच्च घोषित करता है, दहेज के विरुद्ध भाषण देने लगता है। वह लोगों को गरीब और विधवा स्त्रियों से विवाह करने का सुझाव देने लगता है। विशेषता क्या है? राजनेताओं की जनता को बेवकूफ बनाने की पोल खोली गई है। राजनेता किस प्रकार अपनी कमियों को छिपाकर स्वयं को महान घोषित करते हैं, और भाषा कैसी है? वर्णनात्मक है। इस श्रृंखला में दूसरा प्रश्न है, शानी की कहानियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं की पड़ताल कीजिए। नई कहानी आंदोलन हिंदी साहित्य जगत के महत्वपूर्ण समय था, जिसमें हिंदी साहित्य को अविश्वसनीय कहानियों की दिए। शानी इसी समय में महत्वपूर्ण कहानीकार है, जबकि निर्मल वर्मा, राजेंद्र बाबू, मुन्नू भंडारी, कृष्ण सोपता, भीम सहानी की परंपरा के कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश शहरी पृष्ठभूमि को लेकर लिखने वाले रचनाकार थे। इसी समय में शानी जैसे कथाकार का नाम कहानी की दुनिया में तीव्रता से उभरा। सन 1958 में अपने प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशन के समय तक शानी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में रहते हुए तमाम गतिविधियों से निरपेक्ष बने रहे। इसलिए रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के सामने आने पर भी वे आंचलिक संदर्भों से जुड़े होकर भी उसमें वे डूब नहीं पाए। जनाजे का फूल की पात्र आयशा, जिंदगी जलती है, सलमा, छल,
पत्र नाजो एक संधि और पात्र की ताहिरा, एक काली लड़की की मेहरूद, नंगे कि पात्र रुबीना अपने सामाजिक परिवेश के अंतर विरोध से जूझकर संघर्ष में बार बार पराजित होकर बेबसी व झटपटाहट का जीवन जीने की अभिशप्त रहती। इसलिए यश यहाँ शानी की अपनी विसंगतियां पाठकों के सामने खुलकर प्रकट हो जाती है। शानी इसे स्वीकार करते हैं कि उनकी अधिकांश कहानियां विभाजन के उपरांत के भारतीय मुस्लिम समाज के भय, तकलीफ, यातना तथा असंगतियों की कहानी, जिसके कथानकों को उन्होंने अपने आसपास तथा अपने ही वर्ग से उठाया है। शानी अत्यंत साधारण लगने वाले पात्रों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करते हैं। जली हुई रश्मि का वाहिद रिश्वत के आरोप के कारण नौकरी खो देता है तथा आर्थिक तंगी के दौरान प्रधान मानसिकता वाले लोग अब उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। तब वाहिद की ऐंठ नहीं जाती। नंगे आर्थिक विपन्नता के जीवन यापन करने वाले परिवार की कहानी है। पत्थरों के तालाब कहानी सामाजिक विसंगतियों के साथ साथ समय की राजनीति पर तीखी टिप्पणी करती है, जिसमें नेता, पुलिस, पत्रकार तथा उद्योगपतियों के गठबंधन को सशक्त रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। बीच के लोग कहानी में शानी भारत पाक विभाजन के बाद मुस्लिम परिवार की औरतों तथा बच्चों द्वारा झेली जाने वाली त्रासदी को इंगित करते हैं। शानी की एक महत्वपूर्ण कहानी जगह दो, रहमत के फरिश्ते आएंगे, प्राणी पत्र के प्रति स्नेह और बाल मनोविज्ञान की परख के फलस्वरूप अत्यधिक चर्चित हो रही है। जिस कहानी में बाल पात्र सूफिया तथा पप्पू मियाँ के माध्यम से शान ने बखूबी दर्शाया है। इमारत गिराने वाले कहानी नवधन्याट वर्ग के शानी की महत्वपूर्ण कहानी, जिसमें अकूत कमान से प्राप्त हुई आर्थिक संपन्नता से बाढ़ के पानी की तरह दूसरों की दाम्पत्य मर्यादा को भी पुरानी इमारत की तरह ढहाते हुए दर्शाया गया है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि शानी विभाजन के उपरांत मुस्लिम समाज के गहन अर्थ स्तरों के उजागर करते हुए समय संदर्भों को भी इसमें जोड़ने में पीछे नहीं हटते। अगला प्रश्न है, राजा निरंबसिया कहानी की कथा वस्तु का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। कमलेश्वर नई कहानी के प्रमुख रचनाकार में से एक हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की बदलती हुई परिस्थितियों का चित्रण किया है। कमलेश्वर मैनपुरी कस्बे से एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे थे, जहां अबोध बचपन में ही पिता ने स्नेह छाया से वंचित हो गए। जाने तथा परिवार का भविष्य संवारने वाले एकमात्र बड़े भाई सिद्धार्थ के भी असमय कालवित होने के साथ पूरा परिवार विवश तथा जर्जर होता जा गया। इन पारिवारिक विकट परिस्थितियों के मध्य कमलेश्वर ने शिक्षा जारी रखी। वे उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद जा पहुंचे। कमलेश्वर आजीवन मैनपुरी कस्बे के दुख दर्द, वहां की चहल पहल के मध्य उत्पन्न होने वाले अवसाद को अपनी कहानियों के जीवन दृष्टि का मुख्य आधार बनाते हुए वहां कस्बाई निम्न मध्य वर्ग के वैषम्य, शोषण और सामाजिक असमानता का वर्णन करते हैं। कमलेश्वर जीवन से जूझते हुए चरित्रों को सर्जक माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें कथा पात्र वास्तविक जीवन के अनुभवों से निर्मित हुए हैं। कमलेश्वर को भारत के आम आदमी की हालत से जोड़कर उनकी कहानियों को जीवंतता प्रदान करते। कमलेश्वर की अनेक कहानियों के मध्य राजा निरंबसिया 1957 को उनके प्रथम कहानी के रूप में जाना गया था, जिसमें निम्न मध्य वर्गीय आदमी की स्थिति को देश, समाज और सरकार के बदलने के कारण विकृतियों के बीच पिस कर रह जाने के यथार्थ को उजागर किया है कि कैसे निम्न वर्ग मध्य वर्ग का आदमी कैसे पिसता है, सरकार के बीच विसंगतियों के बीच किस तरह से पिसता है। तो उन्होंने कथा विकास का यह विभाजन कमलेश्वर की कलात्मकता के अनुभव को समझने का आयाम है। इन तीनों दौरों में पाई जाने वाली विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होने के बाद कोई विभाजक रेखा प्रस्तुत नहीं करती। राजा निरंबसिया कहानी, जो कि अपने शिल्प तथा चेतना के नए हिंदी कथा के दौर की महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है, एक साथ दो कथाव्रतों राजा रानी जगपति चंदा के साथ कलात्मक रूप से भारतीय वर्ण व्यवस्था, वर्गीय चेतना, दृष्टि तथा परिवर्तित जीवन मूल्यों के संक्रमण को प्रकट करती है और वर्णित करती है।
कमलेश्वर की कहानी राजा निरंबसिया का अंत अनगिनत प्रश्नों को पीछे छोड़ता है, जो कि परंपरा और आधुनिकता की टकराहट है। मूल्य, मद, पान, गर्व, पुरुषित अभिमान, नारी के चरित्र का अग्नि परीक्षण, सतीत्व की अवधारणा, ये सब की टकराहट की स्थिति सभी को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, रविंद्र कालिया की कहानी गौरैया के अंतर्वस्तु को स्पष्ट कीजिए। तो गौरैया सांप्रदायिक की समस्या पर लिखी गई विशिष्ट कहानी है। गौरैया चिड़िया के प्रतीक को कथ्य के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे रविंद्र कालिया इस वातावरण के चित्रण की स्थिति द्वारा देश के विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक मांगों, इच्छाओं और उनके संकल्पों को उजागर करते हैं। क्योंकि सांप्रदायिकता दुश्मनी के इस विषाक्त वातावरण में नहीं, गौरैया भी बच नहीं पाती है, और लेखक ने इसी के अनुसार हिंदू, मुस्लिम या सिख धर्म की वाणी से जोड़कर देखने लगते हैं। गौरैया का घोंसले के लिए तिनका इकट्ठा करना लेखक की रामशिला एकत्र करना जैसा लगता है, और वह गौरैया के इस कार्य को रामलला के मंदिर तथा मस्जिद निर्माण के प्रसंग से जोड़ देता है। घर में घोंसला बनाती तथा दो नन्ही गौरैया के जन्म के बाद लेखक को उसके अतीव संबंध स्थापित हो जाता है। एक दिन दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर गौरैया कहीं चले जाना और उसके बाद उसका दोनों नन्ही गौरैया के साथ मंदिर में के कलश पर बैठकर चहकने के कारण रविंद्र कालिया उसके जन्मजात संस्कारों को हिंदी परिवार से जोड़कर, किंतु उसके दिमाग की इस गलतफहमी को उसकी पत्नी द्वारा दूर किए जाने पर कि गौरैया अपने विश्वास तथा आश्रम के लिए शांत स्थान बिना किसी धर्म संप्रदाय की पाबंदियों के बाद ढूंढती है। रविंद्र कालिया इस कहानी के माध्यम से बड़ी कुशलता के साथ भगवान की सतर्कता और प्राश्चित्य करने को संदेश भी पाठकों को प्रेषित करने की प्रयास करते हैं। इस श्रृंखला में अगला प्रश्न है, ज्ञान रंजन की कहानी बहिंगम के अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए। घटनाक्रम के अनुसार बहिर्गमन कहानी का कथानक केवल इतना ही कि आत्मवाची अपने कस्बे को प्यार करता है और उसके विपरीत मनोहर कस्बे से नफरत करता है, इस पर ये आधारित है। ये दोनों अलग अलग कारणों से कस्बा छोड़कर शहर जाते हैं, जहां पर आत्मवाची जीवन यापन हेतु रोजी रोटी के लिए और मनोहर जीने के लिए नए प्रदेशों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रकार से बेकाबू होकर अपना कस्बा छोड़ देते हैं, क्योंकि कस्बे में रोमांच मर चुका होता है। मनोहर जब शहर जाता है तो वहां छा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया है। लेकिन तभी अचानक उसकी एक मित्र मंडली के साथ ही सोमदत्त का आगमन होता है, जो कि अभी विदेश से लौटा है, जहां मनोहर की मानसिकता में अब तक जो शहर से मुकाबले में कस्बे की जगह थी, वहीं सोमदत्त के लिए विदेश के मुकाबले में देश की थी। तो जैसे वो कस्बे से बाहर निकला, उसके लिए शहर था, अब वो शहर से बाहर निकला तो उसके लिए क्या था, देश था। तो दोनों में समानता ही तो हुई। इस कहानी के प्रारंभ से अंत तक ज्ञान रंजन ने शब्दशः ऐसे अनेक महत्वपूर्ण संकेत पिरोए हैं, जो सामान्यतः विकास और विस्थापन के व्यापक और सांप्रदायिक वृत्तांतों के पूर्वानुमान को दिखाते हैं, मात्र एक वृत्तांत बनकर रह जाता है, जिसको प्रायः सोचने और समझने के साथ देश के विकास की योजनाएं बनाने और अपने भविष्य की अगुवाई करने के महत्वपूर्ण तथा विशेष अधिकार होना चाहिए। यह विकास उस सार्वजनिक स्वप्न पर एक प्रकार की व्यक्तिगत कब्जे की मुख्य वृत्तांत बताते हैं, जो इस क्रम में अपने आप को, अपने मुक्तापन के साथ ही अपनी जगह को तथा अपने लोगों को अपने आप से एक प्रकार से पूर्णता काट कर अत्यंत निर्ममता पूर्वक अजनबी और पराये होते चले जाते हैं। आप जब कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहां किसी को जानते नहीं है, आपको सब कुछ नया लगता है, तो आप अपनों से पराये होते हैं, फिर वहां दूसरी जगह से प्रेम करने लगते हैं। तो इस असाइनमेंट एंड ऐसे और सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन के इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% की डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com today। For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below. If you have any feedback,